तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है भाई सर्कुलेटरी सिस्टम? अगर अपन इसकी डेफिनेशन पर जाए, परिभाषा पर जाए, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारे शरीर के उन अंगों का एक समूह है जो हमारे शरीर की जो कोशिकाओं के बीच में कुछ तत्वों का आदान प्रदान करती है। नहीं समझ में आए तो शुद्ध भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो सर्कुलेटरी सिस्टम है परिसंचरण तंत्र। हमारे शरीर में जो भी चीज गतिमान है, रक्त बह रहा है कि नहीं, रक्त के साथ ऑक्सीजन भी चल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चल रही है, रक्त में बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन है कि नहीं, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, हार्मोन्स है, तो सारी चीजें ब्लड के साथ बह रही हैं। तो जो तत्व बह रहे हैं, जो तत्व क्या हो रहे हैं, रक्त के साथ बह रहे हैं, ये परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो क्या होता है परिसंचरण तंत्र? परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में उन अंगों का समूह है जो शरीर में कुछ पदार्थों को आदान प्रदान या आवागमन करते हैं, जैसे कि हमारा रक्त है, हार्मोन है, एमिनो एसिड है, हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पूरे शरीर में गतिमान है, तो इन्हें ही हमने परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रखा है या ना। अब आपसे पूछे कि परिसंचरण तंत्र के कितने भाग होते हैं, तो देखिए पहला तो कौन होता है भाई, रक्त। क्या रक्त आपके शरीर में बह रहा है? क्या रक्त आपके शरीर में गति कर रहा है? हाँ, तो हम कह सकते हैं कि भैया परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग कौन है, रक्त। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो हृदय। क्या हृदय इस चीज में भाग लेता है? हाँ, देखिए कैसे भाग लेता है, पहले मैं वो आपको समझा देता हूं। ये आपका जो दिल होता है, ऐसे ही बनाते हो ना व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे ऐसे ही होता है बेटा, है ना। तो यह सुनिए, हमारे हृदय के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। सबसे पहले अशुद्ध रक्त आता है इस हिस्से में। अशुद्ध रक्त यहां से आता है, जब ये हिस्सा पूरा फुल हो जाता है तो इस हिस्से में अशुद्ध रक्त आता है। इसके बाद यहां से निकल के हमारे फेफड़ों में जाता है। तो हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, इस अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिला देते हैं, तो हमारा रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अब रक्त जब शुद्ध होता है तो शुद्ध रक्त इस हिस्से में आता है, और ये हिस्सा जब पूरा फुल हो जाता है तो शुद्ध रक्त इस हिस्से में आता है, और ये हिस्सा इतनी जोर से पंप करता है कि हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त होता है वो ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंच जाता है। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है? तो क्या हृदय हमारे रक्त को बहने में या गति प्रदान करने में सहायता करता है? हाँ, चलो ठीक है, तो हम दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे, हृदय। अच्छा, तीसरे नंबर पर हमें क्या लिखना है, नलिकाएं। अरे हाँ कि नहीं, नलिकाएं। नलिकाएं क्या होती हैं? देखिए, क्या आपने देखा है कभी कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपकी नर्व को पकड़ता है, यस और नो? ये नलिकाएं जो है, तो ये 2 प्रकार की होती हैं बेटा, एक धमनी और एक सिराएं। एक धमनी और एक सिराएं। तो याद रखिएगा, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। बात समझ में आ रही है? सर ये शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या होता है? शुद्ध रक्त का मतलब होता है ऐसा रक्त जिसमें क्या मिली हो, ऑक्सीजन, और अशुद्ध रक्त का मतलब ऐसा रक्त जिसमें क्या नहीं मिली है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जगह पर जिसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में धमनी और सिराओं के अंतर्गत बहता है। ठीक है, चलिए, तो नलिकाएं कितने प्रकार की हैं हमारे शरीर में? 2। एक कौन सी है, धमनियां। एक कौन सी है, धमनियां, और एक कौन सी है, सिराएं। एक कौन सी है, इनको हम आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टरी। और इनको हम क्या बोलते हैं, वेन। क्या बोलते हैं, वेन। ठीक है, तो धमनी और सिराएं, इसमें कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा बेटा, शुद्ध रक्त। और इसमें कौन सा बहता है, अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। तो क्या आपको बात समझ में आ गई मेरी? शुद्ध रक्त किसमें बहता है, धमनियों में। अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, सिराओं में, है ना। और इंग्लिश में भी देख लेना, आर्टरी बोलते हैं इनको, वेन्स बोलते हैं। ठीक है कि नहीं, ये बात आपको समझ में आई? तो हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल है? एक क्या है, रक्त, एक क्या है, हृदय, और एक क्या है, नलिकाएं। एक क्या है, नलिकाएं। नलिकाओं को हम रुधिर वाहिकाएं भी कह सकते हैं। रुधिर वाहिकाएं क्यों कह सकते हैं? क्योंकि रुधिर बहता है। रुधिर का मतलब, हाँ, रुधिर क्या होता है वो सुनिए। अगर आपको कहीं पर मैं रुधिर बोलूं तो इसका मतलब क्या होता है, रक्त। ठीक है, अगर मैं आपको कहीं पर ब्लड बोलूं तो ब्लड को भी हम क्या बोलते हैं, रक्त। ठीक है, और आपको एक तो पता है खून होता है, जो बायोलॉजी में नाम नहीं लिया जाता है इसका, लहू होता है कि नहीं। खून मतलब एक खतरनाक, खून पीना है, खून पीते हैं ना कुछ डायन। ठीक है, तो रक्त या रुधिर या ब्लड बोल सकता हूं मैं। क्या बोल सकता हूं, रक्त, रुधिर या ब्लड। ठीक है, ये 3 नाम आपको सुनने को मिलेंगे। इन सबका मतलब एक ही होता है, खून, लहू, रक्त, रुधिर, ब्लड, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, तो क्या हम इनको रुधिर वाहिकाएं बोल सकते हैं? हाँ, क्या हम इनको रुधिर वाहिकाएं बोल सकते हैं? हाँ। ठीक है, अब आपसे बात करें कि भैया ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र आप हमें पढ़ा रहे हो,
क्वेश्चन अगर हमसे पूछ लिया कि सर ये परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है बेटा विलियम हार्वे। क्या बताना है आपको? हाँ या ना? विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? रक्त परिसंचरण की खोज की थी। ठीक है, और आपको एक बात और बताना है कि रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त परिसंचरण का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। और एंजियोलॉजी की खोज भी किसने की थी? विलियम हार्वे। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी की खोज भी किसने की थी? हमारे शरीर में जो भी चीज गतिमान है उसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे? परिसंचरण। किसके अंतर्गत रखेंगे? परिसंचरण। अब आपसे पूछे भैया कि जो परिसंचरण आप बता रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम जो आप बता रहे हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा परिसंचरण? रुधिर परिसंचरण। कौन सा परिसंचरण? रुधिर। तो रुधिर परिसंचरण कितने प्रकार का होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है? ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ओपन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब बंद परिसंचरण तंत्र। कौन सा परिसंचरण तंत्र? बंद। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम 2 प्रकार का होता है, यस और नो? अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं ओपन और बंद में, तो इनका मतलब क्या होता है? देखिए, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर में नलियां नहीं होती। हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है वो नलिकाओं में बह रहा है, धमनियों में और शिराओं में बह रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जिनके शरीर में नलिकाएं हैं ही नहीं, डायरेक्ट ब्लड निकलकर उनके पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं भैया? खुला परिसंचरण तंत्र। आपने कभी मक्खी देखी होगी, ठीक है, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, तितलियां आपने देखी होंगी, तितली, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ऑर्थोपोडा। ठीक है, तो ऑर्थोपोडा संघ के जंतु कौन होते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा जगत है ऑर्थोपोडा। कीड़े मकोड़े, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनके शरीर में नलिकाएं नहीं होती। नलिकाएं नहीं है मतलब उनके शरीर में कैसा परिसंचरण तंत्र है? खुला परिसंचरण तंत्र है। बोलते हुए चलना है, जिनके शरीर में नलिकाएं नहीं है उनके शरीर में कैसा परिसंचरण तंत्र है? खुला परिसंचरण। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान शब्दों में समझा रहा हूं बेटा, इससे सरल और मैं समझा नहीं सकता। क्लोज्ड परिसंचरण तंत्र ऐसे जीव जंतु जिनके शरीर में नलिकाएं होती हैं, नलियों में खून बंद रहता है। अब आ गई ना बात खून पे, नलिकाओं में ब्लड बंद होता है, रक्त बंद होता है, नलिकाओं के अंदर बहता है, तो इसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जितने भी स्तनधारी जीव हैं, अब बेटा स्तनधारी का मतलब क्या होता है? वे जीव जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो जीव अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। क्या मनुष्य अपने बच्चे को दूध पिला सकता है? हाँ। क्या स्तन ग्रंथियां मनुष्य में पाई जाती हैं? हाँ। लेकिन हर जाति में, मनुष्यों में, पुरुष में स्तन ग्रंथियां नहीं, स्तन तो पाए जाते हैं लेकिन काम करने की जो ग्लैंड्स होती हैं वो नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन मादा में पाई जाती हैं, यस और नो? तो जितने भी स्तनधारी जीव है, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, ऊंट हो, हाथी हो, सबके अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र होगा? बंद परिसंचरण तंत्र। हाँ या ना? चलिए, तो इसका हम आंसर क्या लिख सकते हैं? स्तनधारी जीव। और इसमें क्या बोलेंगे? कौन सा जंतु? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा कैसा संघ है? जो मच्छर, मकड़ी, तिलचिट्टा, ठीक है कि नहीं, और कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे जीव हैं, वो टिड्डा देखा होगा आपने, टिड्डा आप घरों में उड़ता है, भंवरा, भंवरा देखा होगा, हाँ या ना? तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ऑर्थोपोडा संघ के। अरे यस और नो? चलिए, अब हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं जल्दी बताइए? रुधिर परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में पहले हम देखेंगे रुधिर। रुधिर को हम क्या बोलते हैं जल्दी बताएं? रुधिर को हम क्या बोलते हैं? रुधिर को हम बोलते हैं रक्त। रुधिर, रक्त, ब्लड, लहू, खून, और क्या बोल सकते हैं? और जो भी बोल सकते हैं आप देख लेना, ठीक है, सबका मतलब एक ही होता है। तो सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि सर रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रुधिर का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी, ये आता है पेपर में, ध्यान रखिए। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी गुड। अब यहां पर एक चीज और सुनिए भैया, कि जो रक्त है ये क्या है? ये क्या सेल है कि ऊतक है? अगर ऊतक है तो कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है, कैसा? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सर, जो रक्त है हमारे शरीर में, जो रक्त बह रहा है, ये तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है बेटा?
ये भी पेपर में पूछा जाएगा। तरल संयोजी ऊतक है, रक्त कैसा है? तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनिए, तरल का मतलब क्या होता है? लिक्विड। तरल का मतलब क्या होता है? लिक्विड, जो बह सकता है। तो क्या रक्त बह सकता है? हाँ। संयोजी का मतलब क्या होता है? जो कनेक्ट करता है चीजों को। तो क्या हमारे शरीर में रक्त एक दूसरी चीजों को एक दूसरी चीजों से कनेक्ट करता है? हाँ। बेटा ध्यान रखना, मैं अब जो पढ़ा रहा हूं आपको, वो ये सोचकर पढ़ा रहा हूं कि मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सोच के पढ़ा रहा हूं आपको। अगर आप अपने मन में ये नहीं मानते कि यार हम सेलेक्ट हो सकते हैं नहीं, तो ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, ये लिख लेना आप। अगर आप मानते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा तो आपका दिल अपने आप लगेगा मेरे पढ़ाई हुई चीजों पर, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो मैं कितनी भयंकर मेहनत कर, एक क्लास के पीछे 5-6 घंटों की मेहनत रहती। बार बार बोल रहा हूं, तो जो नए नए लोग होते हैं ना, जिनकी आंखें ऐसी बंद होने लगती हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझो, एक एक चीज मेरे मुंह से निकली हुई अमृत है भाई, क्योंकि मैं भयंकर मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझो, ये समय लौट कर नहीं आएगा। अच्छे से समझ लोगे, नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी तो आनंद है, फिर उसके बाद पढ़ना है क्या? फिर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आपके बच्चे होंगे, उनको मेरे पास भेजना पढ़ाने के, पढ़ने के। ठीक है, एक बार दिल से पढ़ो बेटा, एक बार। अगर आपकी 6 महीने की मेहनत में जिंदगी भर बैठकर आप खाने को मिल रहा है, तो क्यों ना ये 6 महीने की मेहनत कर ली जाए। तो आपको या तो 6 महीने की मेहनत करना है, या जिंदगी भर फिर मजदूरी करने के लिए तैयार रहो। तो क्या आसान है? 6 महीने की मेहनत दिल से करो। तुम्हारे बगल वाला नहीं पढ़ रहा है, लेकिन तुमको पढ़ना है। ठीक है, हाँ या ना? तो जो भी पढ़ा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। चलिए, अब देखो, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। भाई ऊतक हमने क्यों बोला? क्योंकि ये बहुत सारी सेल्स होती हैं रक्त के अंदर, रक्त अकेला थोड़ी ना होता है कि नहीं? क्योंकि रक्त के अंदर आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, प्लाज्मा होता है, इसलिए हमने इसे ऊतक बोला। संयोजी क्यों बोला? क्योंकि संयोजी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, ठीक है, कनेक्ट होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक। जल्दी बोलिए, रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। ब्लड क्या है? ठीक है, ऊतक को हम टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में। तो रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। अच्छा सुनिए, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं बताएं। भाई देखो, हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना हमारी छोटी आंत में जाके पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है, और छोटी आंत उस खाने से कह सकते हैं कि प्रोटीन निकाल लेता है, ग्लूकोज निकाल लेता है, फैट, जितनी काम की चीजें हैं सब कुछ क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन कर लेता है? छोटी आंत। और छोटी आंत सारे जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित करके ब्लड में डाल देता है। अब रक्त में क्यों डालता है? क्योंकि छोटी आंत को पता है कि शरीर के सभी हिस्सों तक अगर पोषक पदार्थ पहुंचाना है तो कौन लेकर जाएगा? रक्त लेकर जाएगा। रक्त के अलावा और कोई लेकर नहीं जा सकता। तो रक्त के पास सारी चीजें हो सकती हैं। चलिए, क्या क्या हो सकता है? पहले तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन होता है, और CO2 होता है, और क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के साथ प्रोटीन होता है, फैट होता है, खनिज, लवण, मिनरल सब इसके पास होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो हमारे शरीर में रक्त में सारी चीजें मौजूद होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं? बोल के बताओ। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, लवण, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन, सारी चीजें किसके पास होती हैं? जल्दी बताएं। अरे हाँ कि नहीं? समझ में आ रही बात? अब आपसे पूछे सर, तो मतलब शरीर में हमारे रक्त कितना होता है, ये भी बताओ। देखिए, हमारे शरीर में लगभग मैं आपको अगर बताऊं तो 5 से 6 लीटर खून होता है। कितना लीटर खून होता है? 5 से 6। लेकिन वयस्कों के शरीर में, अब जिसका शरीर बहुत छोटा है, भाई जैसे मान लीजिए कोई कुपोषित है, तो उसके शरीर में 6 लीटर खून होगा क्या? नहीं। कहते हैं कि शरीर में जितना वजन होता है, शरीर में क्या होता है? जितना वजन, उस वजन का कितना परसेंट? 7%। हमारे शरीर में क्या होता है? खून। जैसे मान लीजिए मेरा वजन कितने किलो है? 70 किलो। कितने किलो वजन है? 70। तो 70 का 7% कितना होगा? बताएं। 70 का 7% 4.9, लगभग 5 लीटर मेरे शरीर में खून होगा अगर मेरा वजन 70 है तो। लेकिन मेरा वजन तो 90 है। कितना है? तो 90 का 7% कितना होगा? जल्दी बताओ। ठीक है, 7 नम 63 बटे 10, 6 लीटर से ज्यादा ब्लड है मेरे शरीर में। अरे हाँ कि नहीं? तो हम औसत एवरेज बता रहे हैं कि 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। यस और नो? समझ में आ रही है कि नहीं बात? चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए, हमारे शरीर में अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हमारे शरीर में, पुरुषों के शरीर में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है।
पुरुषों के शरीर में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, कितना? 14 से 16 ग्राम। 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है हमारे शरीर में प्रति 100 ml ब्लड में। प्रति 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड के अंदर कितना ग्राम होता है? 14 से 16, 14 से 16, 14 से 16। लेकिन अगर वही महिलाओं में हीमोग्लोबिन की बात करें, महिलाओं में अगर हीमोग्लोबिन की बात करें, ठीक है, तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन होता है कितना? 10 से लगभग 12 ग्राम, ठीक है, 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन। तो जब भी आप ब्लड टेस्ट कराएंगे ना या किसी को रक्तदान देंगे तो वो आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा चेक करेगा कि भाई ये जो हीमोग्लोबिन है ये है कि नहीं पर्याप्त मात्रा। अब किसी के शरीर में जैसे मान लीजिए 8 ग्राम ही हीमोग्लोबिन है, तो डॉक्टर उससे बोल देगा तू क्या ब्लड देगा रे, तू ये बता, तू क्या ब्लड देगा, तू पहले खुद ब्लड ले ले उसके बाद में ब्लड देना, हाँ कि नहीं? तो एक बीमारी होती है बेटा, ध्यान रखिएगा, एक बीमारी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? पीलिया। क्या बोलते हैं? पीलिया। गांव की भाषा में कहा जाता है कि पीलिया खून को पानी बना देता है। कह सकते हैं पानी बना देता है क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्या होता है कि हमारे शरीर में जब बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो बिलिरुबिन हमारे रक्त में मिल जाता है, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग कैसा पड़ जाता है? पीला। और हमारा पूरा शरीर पीला पड़ने लगता है, हमारी आंखें पीली पड़ने लगती है, हमारे नाखून पीले पड़ने लगते हैं, शरीर के अधिकांश हिस्से में पीला 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 पदार्थ मौजूद हो जाता है। तो इसके कारण ब्लड की शरीर में बहुत कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये खून को खत्म करने वाला सबसे तेज, अगर खून को कोई खत्म करता है तो वो रोग कौन सा है? पीलिया। ये रोग जिसको, ये मामूली रोग नहीं, इसको जॉन्डिस भी बोलते हैं पीलिया को, ये मामूली रोग नहीं है। कुछ लोग इसको झड़वाने फुकवाने पर बहुत ज्यादा वो करते हैं कि भाई इस पीलिया है तो झड़वा लीजिए। अरे भाई कोई तांत्रिक कोई कुछ नहीं कर सकता, इतनी बड़ी बड़ी मेडिकल इंडस्ट्रीज चल रही हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो बाहर से पढ़कर आए हैं। हमेशा कोई भी किसी प्रकार की बीमारी होती है, झड़वाने फुकवाने का मैं समर्थन नहीं करता अपनी तरफ से। आपको सीधा कहां जाना चाहिए? डॉक्टर के पास, क्योंकि इसमें मौत बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी मौत होती है, क्योंकि रक्त ही नहीं बचेगा तो क्या करेंगे? जिसको पीलिया बढ़ जाता है ना तो उसको खून की बोतल लगती है, हाँ कि नहीं? झड़वाने फुकवाने में कुछ भी नहीं होता, समझ रहे हो कि नहीं? चलिए, तो यहां पर हमने क्या पढ़ा भैया? चलो पहले तो आप मुझे एक बात ये बताओ कि सर आपने बताया कि महिलाओं के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। अरे हाँ या ना? क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई कि पुरुषों के शरीर में कितना लीटर खून होता है? 5 से 6, लेकिन लड़कियों के शरीर में खून कम होता है, 4 से 5 लीटर। कितना लीटर? अच्छा, तो महिलाओं के शरीर में खून इसलिए कम होता है क्योंकि ये खून चूसती हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं खून चूसती हैं इसलिए इनके शरीर में खून कम होता है, ऐसा। ज्यादा होना चाहिए नहीं, तो शुरुआत में कम होता है, शादी के बाद खून चूसती है ना पति का, तो फिर बढ़ जाता होगा भाई बाद में। चलो समझ में आ गई बात? क्या लड़के लोग समर्थन करेंगे मेरी बात का? करेंगे? चलो बहुत बढ़िया। सर एक बात बताओ, जो रुधिर होता है, रक्त होता है, देखो बेटा ध्यान से समझो, अरे जो रक्त होता है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। अब एक बात समझिए, पीएच का मतलब क्या होता है? देखो बेटा पीएच में 14 पैमाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पैमाने होते हैं। तो 3 3 6 और 1 7, बीच वाला जो होता है 7 नंबर पे, ये क्या होता है? उदासीन। उदासीन का मतलब क्या? ऐसे पदार्थ, कैसे पदार्थ? ऐसे पदार्थ जिनमें ना तो स्वाद हो, ना ही कोई गंध हो, और ना ही कोई इनका रंग हो, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उदासीन। एग्जाम्पल दे दीजिए, पानी। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? पानी, ठीक है। पानी पानी का कोई रंग है क्या? पानी का कोई स्वाद है क्या? पानी की कोई गंध है क्या? नहीं, पानी की कोई गंध नहीं है, इसलिए इसे उदासीन कहते हैं। लेकिन 7 से कम जिनकी पीएच वैल्यू होती है, 7 से कम, इन्हें क्या बोलेंगे? अम्ल। क्या बोलेंगे? ठीक है, अम्ल। ध्यान रखिएगा, नीले लिटमस पेपर को, कैसे लिटमस पेपर को? नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? लाल। और क्षार, ये 7 से ज्यादा अगर पीएच वैल्यू हुई तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्षार। और ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला। कैसा कर देते हैं? नीला। पीएच वैल्यू की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सोरेनसन। किसने किया था बेटा? सोरेनसन।
किसने किया था? सोरेनसन। पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है बेटा? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये पीएच वैल्यू, तो रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। तो 7 से ज्यादा है मतलब रक्त कैसा होता है? क्षारीय। रक्त कैसा होता है? क्षारीय। अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? कैसा होता है रक्त? अच्छा एक बात बताइए, रक्त में अगर आप कोई रक्त में बहुत सारी चीज होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, लेकिन कोई चीज जैसे रक्त बह रहा है किसी का, तो आप अलग अलग करके देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो हम कह सकते हैं कि रक्त जो है कैसा विलयन है सर? ये कोलाइडी विलयन है। कैसा विलयन है? कोलाइडी। ये आईएमपी है बेटा, ध्यान रखना। हालांकि वो तो सभी चीजें आईएमपी है, ठीक है कि नहीं? तो रक्त कैसा विलयन है? कोलाइडी विलयन। रक्त कैसा विलयन है? रक्त कैसा विलयन है? चलिए अब हम बात करेंगे सर, देखो ध्यान से। सर जो रुधिर होता है, रुधिर हमारे शरीर में बनता कहां है? तो हम क्या बोलेंगे? अस्थि मज्जा। कहां पर बनता है? अस्थि। ब्लड कहां पर बनता है? हम इसे और इंग्लिश में बोल सकते हैं बोन मैरो। कहां बनता है? बोन मैरो। अब अस्थि मज्जा कहां होती है? जो हमारे शरीर की बड़ी हड्डियां होती हैं, हमारे शरीर की जो बड़ी हड्डियां होती हैं, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी, हाँ या ना? रीढ़ की हड्डी कितनी बड़ी हड्डी है? अगर कोई ये समझे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी रीढ़ की हड्डी है तो वो गलत है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कह सकते हैं कान की, लेकिन रीढ़ की हड्डी भी उससे हल्की सी बड़ी लेकिन बहुत छोटी होती है रीढ़ की हड्डी। देखो जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, जैसे ये किसी व्यक्ति का सिर है, ठीक है, तो ये उसकी रीढ़ की हड्डी है। तो वो रीढ़ की हड्डी है ना, ये इसमें 26 छोटी छोटी हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं? इस प्रकार से होती हैं ये हड्डियां, इस प्रकार से होती हैं ये हड्डियां बेटा, ठीक है। तो ये एक हड्डी नहीं है, खतरनाक तरीके से ज्वाइंट होती है, एक में एक फंसी होती है, छोटी 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 छोटी। यहाँ की जो ये जो हड्डी होती है नीचे वाली, देखो ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी इस प्रकार से होती है, सीधी नहीं होती। तो ये कूल्हे के पास जैसे जैसे जाएगी, ये वाला हिस्सा देखो ये धसा रहता है, ये अंदर, ये वाला हिस्सा बाहर है कि नहीं? ऐसे ऐसे गए और ऐसे धस गए, और फिर हल्की सी ये पूंछ निकली होती है यहाँ पे। इस हड्डी से इसी हड्डी से जुड़ी हुई थी हमारी पूंछ। जब हम मानव नहीं थे, हम बंदर थे, तो इस हड्डी से हमारी पूंछ जुड़ी हुई थी। पूंछ क्या करती है? स्थायित्व प्रदान करती है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और बने कि सर पूंछ क्या काम करती है? तो पूंछ स्थायित्व प्रदान करती है। क्या? संतुलन। जैसे पेड़ की पतली डाली पर आप चल रहे हो तो आप गिरोगे नहीं, पूंछ बैलेंस बना के चलती है। अगर आप इस तरफ गिर रहे हो तो पूंछ को इस तरफ कर दो, इस तरफ। रस्सी के ऊपर वो लड़की चलती है डंडा लेके, वो इस तरफ गिरती है, डंडा इस तरफ कर देती है, इस तरफ। डंडा क्यों होता है उसके हाथ में? मजाक करने के लिए नहीं होता है, बैलेंस बनाती है वो। ऐसी पूंछ थी हमारे पास पहले, ठीक है। जो बंदर होते हैं वो पतली पतली डागा पर चल जाते हैं कि नहीं चलते? सुनो, तो ये रीढ़ की हड्डी बहुत छोटी छोटी हड्डियों से, ठीक है, जिनका बहुत ज्यादा मोटापा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब लगभग 100 के ऊपर वजन ज्यादा हो जाता है, उनके शरीर में रीढ़ की हड्डी में समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। अब कुछ नवयुवक और नवयुवतियां, इनमें रक्त की कमी होती है, ठीक है, खान पान ढंग का नहीं होता, खासकर लड़के जिनको खड़े होने में आंखों में अंधेरा आता है, शरीर का दुरुपयोग करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये हड्डियां है ना, आजकल नवयुवकों की कमर दर्द बहुत ज्यादा होती है। उसका सबसे बड़ा कारण है ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, क्योंकि शरीर की जो जैविक शक्ति है, दैहिक शक्ति है, उसको तो तुमने फालतू बहा दिया। ये यहां पर ये जो हड्डियां होती है ना, इनका ऑपरेशन मतलब ना के बराबर सक्सेस है भाई। मतलब आपको खटिया पे पलंग पे पड़े रहना पड़ेगा, और कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ऐसी स्थिति बन जाती है कि जिंदगी भर आपको फिर पड़े ही रहना पड़ेगा। सक्सेस ही नहीं है ना। डॉक्टर भी क्या करेगा? लोहे की हड्डी फंसा देगा, तो लोहे की हड्डी जो तुम्हारी जो नेचुरल हड्डी उसको काट देगी, काय की बनाएगा। और जो आर्टिफिशियल हड्डी होती है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो वो लगाएगा कुछ समय बाद। अब जैसे कुछ लोगों को घुटनों का ऑपरेशन होता है, तो वो नकली जो कैल्शियम कार्बोनेट की लगा देते हैं यहाँ पर जोड़ में लाके घुटने में, ऑपरेशन करके उन्होंने कहा दो भाई नकली प्लेट डाल दी,
2-4 साल में वो फिर छन जाती है, फिर जाओ ऑपरेशन कराने के लिए। तो ऐसी झंझटों में पड़ना ही क्यों? अरे हाँ या ना। तो हड्डियां मजबूत करने के लिए आपको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो कैल्शियम। किसकी? दूध। क्या बोलोगे? दूध पीना है। केले, केले कैल्शियम का प्रचुर स्रोत होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस, दूध, केले, अंडा, ये चीजें खाना चाहिए। अंडे तक ठीक है, अंडे से आगे मत जाओ। तो सर चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, ठीक है, उससे अच्छा फिर मूंग दाल प्रोटीन ये सब खाओ, है ना। तो ये छोटी छोटी हड्डियां होती है। सर मैं पढ़ा कुछ और रहा था, चले कुछ, ठीक है। तो ये बड़ी हड्डी नहीं है, शरीर की सबसे बड़ी कोई हड्डी है तो वो क्या है? फीमर, जांग की हड्डी, कूले से जुड़ी होती है, घुटने तक जाती, ये सबसे बड़ी हड्डी है भाई, ये सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। चलो, तो इसी के अंदर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, जो लोग मतलब खाते हैं, है ना, ठीक, कबाब वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कुछ लोग जो है मतलब चिकन खाने का बहुत शौक होता है उनको, चिकन खाने का बहुत शौक होता है। देखो देखो वो लोग चिकन खाते हैं तो कैसे, मुझे लेग पीस चाहिए, मुझे लेग पीस चाहिए। भाई अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो ही और तुम खा रहे हो लेग पीस, लेग पीस पता नहीं कि लेग पीस क्या होता है, काम क्या करता है, टेस्ट लगता है कि नहीं लगता, नहीं, मुझे तो लेग पीस ही खाना है। लेग पीस के ऊपर इस हिस्से पे मांस लगा होता है, अच्छा, तो कुछ लोग इसको इतना इतना खा लेते हैं, इतना इतना खा लेते हैं, और बाकी ये वाला जो हिस्सा होता है इसको यहां से लेके यहां तक इसको छोड़ देते हैं। अरे मूर्खों, खाने वाला हिस्सा तो यही था, इसी में तो बोन मैरो थी। बोन मैरो जिसे हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अगर खा ही रहे हो, जरूरी नहीं है कि ये खाओगे तो ही अस्थि मज्जा बनेगी भाई, ऐसा नहीं है। आप दूध प्रोटीन वगैरह खा सकते हो, लेकिन अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो फिर इसको चबाओ, इसमें जो कत्थई रंग की जो भूरी भूरी सी वो निकलती है वो बोन मैरो होती है। यहां पर बनता है रक्त। क्या बनता है? रक्त, या जैसे हम कह सकते हैं आरबीसी प्लेटलेट्स, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ठीक। अपने मोबाइल को कृपया शांति प्रदान करें और जो फोन लगा रहा है उसको अच्छे समझा दें कि क्लास में बैठे, नहीं तो कहना हमारी मौत का जिम्मेदार तू होगा। होगी, ओ माय गॉड, होगी। कौन का वजह था ये बताओ? बोल, तेरी बाबू को बोल दे, थोड़ी दाढ़ी रह रही, दाढ़ी गोबर फेंक के फुर्सत हो गई होगी, वरना का पूछ लूं क्या कर रहा है। अब ये जाके गोबर फेंकेगा, जिंदगी भर तुम गोबर ही फेंकोगे। पढ़ लो बेटा, मतलब बड़ा इस विषय में मैं बात करूंगा, नहीं तो क्योंकि देखो अभी मैं ज्ञान देके फुर्सत हुआ हूं और फिर ज्ञान देने लग जाऊंगा, जो ऑनलाइन क्लास देखेंगे ना वो बोलेगा अरे भैया पढ़ा ले कुछ, है देखो थोड़ी देर बाद ज्ञान तुम याद दिला देना। तो बेटा ये शरीर की बड़ी हड्डी यहां पर होती है अस्थि मज्जा, ठीक है। अब एक बात सुनो, जैसे कि यार जैसे इसकी बाबू, मान लो शादी हो गई, इनकी शादी हो गई, अब ये पिता बनने वाला है, ये क्या बनने वाला है? पिता। तो इनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी के गर्भाशय में बच्चा जो है, ठीक है, ये बनने वाला है, या मान लो मैं ही बनने वाला हूं, भाई पिता तो सब बनेंगे। शादी हुई तो सब बिना शादी के थोड़ी ना पिता बन सकते, शादी करना तो जरूरी है ना, ठीक है। तो बन सकते हैं लेकिन वेरिफिकेशन नहीं होगा ना उसका। चलो देखो, तो बातें नहीं, तो अरे देखो बेटा, ये जो हिस्सा होता है महिला के शरीर में इसे हम बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं? अब मैं हूं तो मेरे शरीर में खून या रक्त बन रहा है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बन रही है हड्डी के अंदर, लेकिन जब मैं अपनी मां के पेट में था या आप जब अपनी मां के पेट में थे तो मां के गर्भाशय में शुरुआती तौर पर जब आपका शरीर डेवलप होना चालू हुआ था तो उसे हम भ्रूण कहेंगे। क्या कहेंगे? भ्रूण। क्या कहेंगे? तो अब वो भ्रूण है, छोटा सा, इतना बड़ा भ्रूण है,
तो इसके शरीर में लीवर का निर्माण हो जाता है। पहले काय का निर्माण हो जाता है? लीवर का निर्माण हो जाता है। ठीक है मनीष, मनीष काय का निर्माण हो जाता है? लीवर का। अरे भैया हृदय हो गया, सब हो गया, उसके बाद लीवर होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि लीवर का निर्माण होता है हड्डियों से पहले, मेरा मतलब ये है। चल ठीक, मेरे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए, मुझे बड़ा मजा आता है, तुम बाद में बात करते हो। आह, तो बेटा हड्डियां नहीं बनती है, पहले लीवर बनता है। तो अब हड्डियां तो है नहीं उसके शरीर में, तो खून कहां से बनेगा? तो लीवर खून बनाएगा। कौन बनाएगा? सुनो, अब जो भ्रूण होता है, भ्रूण किसकी बात चल रही है बेटा? इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? पहला होता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। दूसरा होता है मीसोडर्म, मीसोडर्म। तीसरा होता है एंडोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, तो एक्टोडर्म का काम क्या होता है? एक्टोडर्म इस भ्रूण की या जो बच्चा बन रहा है इसके शरीर की बाहरी त्वचा, इसका निर्माण करता है। तो शरीर की बाहरी त्वचा का निर्माण कौन करता है? किसी भी भ्रूण के कितने हिस्से होते हैं? सबसे पहला, ये इंग्लिश में ही लिखा जाएगा तुमको, ये मत सोचना हिंदी में बताओ, ऐसा लिखा जाएगा आपको। ठीक है तो बाहरी त्वचा का निर्माण कौन करेगा? मीसोडर्म। हमारी भोजन की नली, हमारी छोटी आंत, हमारी बड़ी आंत, कौन बनाएगा? भोजनली, छोटी आंत, बड़ी आंत, कौन बनाएगा? यस और नो? अब बचे हुए अंग ये बनाएगा, जैसे फेफड़ा, यकृत, किडनी, बचे हुए जो अंग हैं वो कौन बनाएगा? एंडोडर्म। फेफड़ा, किडनी, लीवर वगैरह वगैरह ये सब बना देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कितने भाग होते हैं भ्रूण के, जल्दी बताओ। अरे हाँ कि नहीं? अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे मैं वयस्क अवस्था में हूं, तो मेरे शरीर में खून कहां बनेगा? भ्रूण के अंदर। कहां बनेगा? आ जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा। कहां ध्यान है बेटा? बोल रहा भ्रूण में, मेरा शरीर इतना डेवलप्ड है, भ्रूण कहां दिख रहा है? भ्रूण दिख रहा है, देखो भ्रूण के अंदर। बोल, अरे मैं वयस्क हूं तो मेरे शरीर में खून कहां बनेगा? हड्डी में। खून मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। कहां बनेगा? जब हम अपनी मां के पेट में थे तो लीवर में खून बन रहा था। लीवर में भी कहां? भ्रूण में। और भ्रूण में भी कहां? मीसोडर्म। भ्रूण में भी कहां? अरे यस और नो? तो भैया ये बताओ, हमारे शरीर में खून कहां बनता है? अस्थि। या आरबीसी कहां बनती है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे हाँ या ना? अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पुरुषों के शरीर में खून कितना होता है? 5 से 6 लीटर। महिलाओं के शरीर में 4 से 5 लीटर। ठीक है, अब एक बात सुन भाई, बाबू, तेरी बाबू का फोन आया था। तुझे पता होना चाहिए कि लड़कियों का जो दिमाग होता है ना, दिमाग, वो आधा किलो, ओ सॉरी 50 ग्राम कम होता है। 50 ग्राम क्या होता है? कम। किससे? पुरुषों से। हाँ या ना? पहले चीज तो ये सुन ले बाबू वाले, सभी लड़कियों का नहीं बोल रहा है, कुछ लड़कियों का दिमाग मैच्योर होता है, डेवलप, जैसे ये मेरी बच्चियां बैठी हुई है और जो वीडियो देख रही है ना। लेकिन अब तेरी बाबू जो है गोबर फेंक के आई और उसने तुझे फोन लगा दिया। पहली दूसरी चीज, उसके शरीर में काय की कमी है? खून की कमी है। काय की कमी है? खून। सीधा सीधा 1 लीटर खून कम है। तो बेटा देख, खून की कमी है, दिमाग की कमी है, तो और क्या सुनना चाहे? किस चीज की कमी रहे कि तुझे लगे कि नहीं भाई इसका दिमाग कमजोर है? इमोशनली बह जाती है लड़कियां, कारण क्या है? कि दिमाग थोड़ा सा कम होता है। लड़के नहीं बहते, लड़के एक बार बह गए फिर बह गए।
अब अगर तेरे बाबू के पास सुन ले, तेरे बगल में बैठा वो लड़का, क्या नाम है इसका, बाबूराव गणपतराव आपते, ये कांस्टेबल बन गया, क्या बन गया, तेरे बाबू के पास बस जाके इतना बोलेगा आरपीएफ में हूं, रेलवे में, तेरी बाबू सीधी क्या बोलेगी इससे, तेरी बाबू इससे बोल देगी आई लव यू टू। ये नहीं सोचेगी कि 6 साल का प्यार था, 5 साल का प्यार था, मोहब्बत थी, जीने मरने का, अरे भाड़ में गया तू बुरे मुंह के जनरेटर जैसे मुंह के। मैं लिख के दे दूं, लिख के, और सुन, बहाने का बनाएंगी, पापा नहीं मान रहे, घर में बहुत समस्या है, समाज क्या कहेगा, कैसी जिंदगी जिएंगे, ये बहाने बनेंगे। लड़की चाहे अगर खड़ी हो जाए, ठान ले की शादी उससे, तो साला उसी से शादी होगी। ये सब जो चोचले होते हैं, पापा नहीं मान रहे, पापा बहुत डांटेंगे, पापा मेरी मम्मी को मार डालेंगे, अरे हट, अगर दम होगा तो कर लेगी, और अगर पापा नहीं मान रहे, दया दया कुछ तो चले आगे, ठीक है। और एक बात और, अगर कभी धोखा मिल जाए, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं बेटा, क्या मिल जाए, तगड़ा धोखा मिल जाए, या तो मुझसे आके मिल लेना, कुछ गलत कदम उठाने से पहले मुझसे मिल लेना, या तो ये नंबर है केवल लड़कों के लिए, अरे बात करो, एक ही बार में तुम्हारा प्यार का भूत उतर जाएगा। सीधा सा एक जवाब, धोखा मिल जाए, सुन लो, पुराने जख्मों की जो दवा है वो है नया जख्म। एक जख्म और सही, पुराना जख्म भूल जाओगे, पहली चीज। नया जख्म नहीं मिल रहा है तो समय हर घाव को भर देता है बेटा, क्या, समय हर घाव को भर देता है, हाँ कि नहीं, लिख लो, कितना ही बड़ा प्रेमी हो, कभी देखा है आजकल, पहले सती प्रथा थी, जबरन दारू वो पिला के और कुदा देते थे, कुछ महिलाएं अपने आप से सती होती थी। आज देखा है कि किसी का बाबू मर गया तो उसकी गर्लफ्रेंड ने भी फांसी, नहीं मर गया तो मैं नहीं जी सकती उसका, अरे सब जीती हैं या सब जीते हैं, किसी के जाने से किसी की कमी पूरी लगता है कि नहीं, उसकी जगह कोई नहीं ले, अरे उसकी जगह सच में कोई नहीं ले सकता, उसके साथ तुम 6 साल तक रहे थे, नए वाले इंसान के साथ तुम बोल रहे हो ये उसके जैसी नहीं है या ये उसके जैसा नहीं है, अरे उसको 6 साल तो दो, वो उससे ज्यादा अच्छा हो जाएगा, उसके साथ तुम 6 साल रहे थे, है ना। तो समय हर जख्मों को भर देता है, बेबी डोंट वरी, है ना। तुमको धोखा मिलेगा, इस नंबर पर फोन लगा लेना। चलिए अब चल, अब जबरदस्त क्वेश्चन ज्ञान दे दिया मैंने, अब आगे चलते हैं, है ना। हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन, सुनो, हीमोग्लोबिन दो चीज से मिलकर बनता है, एक तो हीमो और एक ग्लोबिन। मनीष भाई पानी आनी पिलवा दो यार, हीमो और ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन देखो बेटा, हीमो क्या है, आयरन, हीमो क्या है बेटा, आयरन। और ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन क्या है, ये फाइबर जैसे रेसे होते हैं, गलत तरीके से लटकाया मैंने इसको ये रेसे होते हैं फाइबर, ठीक है, ये आयरन होता है। सुनिए बेटा, ये जो आयरन होता है ना, सुनो, हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग होता है बैगनी। आप बोलते हो कि सर रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, अरे हट, नकली क्लास लेकर बैठो, पूरी क्लास लो। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बनता है, इसका प्राकृतिक रंग है मेरे भाई बैगनी, ठीक है, लेकिन हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बनता है, हीम और ग्लोबिन। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से मिलती है, तो हीमोग्लोबिन में किससे मिलती है, हीम, हीम के साथ क्या मिलती है, ऑक्सीजन, हीम के साथ क्या मिलती है, ऑक्सीजन, तब इसका रंग कैसा पड़ जाता है, लाल, तब इसका रंग कैसा पड़ जाता है, ठीक है कि नहीं। तो याद रखिएगा, जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिले तो बनता है HbO2, जिसे हम क्या बोलेंगे,
ऑक्सी, ये आता है पेपर में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे बेटा? बिल्कुल याद कर लो बेटा मेरी जान, हीमोग्लोबिन के साथ क्या मिले? ऑक्सीजन, तो क्या बनता है? अब एक बात और सुनो, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा था? लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ क्या मिली? तो क्या बना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका रंग कैसा पड़ जाता है? तो हीमोग्लोबिन का रंग पूछे तो बैगनी, लेकिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन रंग पूछे तो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग पूछे तो, भैया मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ? ये क्या होता है? प्रोटीन। ये क्या होता है? ये सेल्स को बनाता है, ध्यान ये लिख लो यहां पर, ये कोशिकाओं को बनाता है, ये कोशिकाओं को बनाता है। अब एक बात और सुनो बेटा, मेरे बच्चे यहां देखो, 70 साल पुरानी ट्राली देखिए? नहीं देखिए, उसी के जैसा मुंह है तुम्हारा, देखो यहां लाल जो हीमोग्लोबिन होता है ये बनता है हीम, ठीक है? और ये हीम क्या होता है? आयरन। और आयरन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? पालक या हरी सब्जी, या हरी सब्जी। तो बेटा जितनी ज्यादा हरी सब्जी खाओगे उतना ज्यादा क्या मिलेगा? आयरन। उतना ज्यादा क्या बनेगा? हीम। उतना ज्यादा क्या बनेगा? हीमोग्लोबिन। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन उतना ज्यादा ब्लड। तो शरीर में अगर रक्त को बढ़ाना है तो क्या खाओ? आयरन। आयरन या हरी सब्जी या पालक, इन्हीं में होता है आयरन। अगर नहीं खाओगे तो रक्त की कमी हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? सर आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया या अरक्तता या रक्त अल्पता या एनीमिया, एक ही नाम है, यहां लिख देता हूं, अरक्तता, रक्ताल्पता या एनीमिया। अच्छा मैंने आपको एक विटामिन पढ़ाया था, जल्दी बताओ कौन सा? विटामिन सी पढ़ाया था। उसमें पढ़ाया था कि विटामिन सी छोटी आंत के अंदर आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर आप विटामिन सी खाओगे तो आपने जो खाना खाया है उसमें जो आयरन है, आयरन जरूरी नहीं हरी सब्जियों में, जो भी खाते हो आयरन थोड़ा थोड़ा सब मात्रा में, जो भी हम खाते हैं आयरन लगभग सभी में होता है, हरी सब्जियों में बहुत होता है। तो आप जब खाना खाया बहू जी, तो खाने को खींच के आराम से खाने को अवशोषित करने का काम कौन करता है? विटामिन सी, खासकर आयरन। तो भोजन में से आयरन को खींच कर रक्त में जो मिला दे वो है विटामिन सी। नहीं खाओगे तो आयरन आपके शरीर में कम मात्रा में अब्सॉर्ब होगा। मनीष समझ गए? तो शरीर में रक्त बढ़ाना है, नहीं सही बता रहा है, तो विटामिन सी खाओ। विटामिन सी खट्टे फलों में ज्यादा होता है, ठीक है मेहरा जी? खट्टे फलों में ज्यादा, जैसे आंवला, आंवला खाना चाहिए। खाते हो आप लोग आंवला? औषधीय गुण होते हैं आंवला में, ठीक है? अब आंवला, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक आंवला आता था पैकेट आंवले की छोटी छोटी, अरे सूख गया पूरा, उसमें विटामिन सी बचेगा क्या? विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, बाथरूम की सहायता से हम इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? ध्यान रखना, क्योंकि ये रक्त में किस में घुलनशील है? पानी में घुलनशील, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। कौन सा विटामिन? अरे हाँ कि नहीं? चलिए अब भैया सर बाबूजी बहुत ज्ञान दे रहे हो, एक बात ये बताओ कि हमारे शरीर में रक्त कितने प्रकार का होता है? इसका आंसर दो। 4 प्रकार। कितने प्रकार का? 4। जवाब आपने सही दिया है, बताओ 4 प्रकार कैसा रक्त? एक सफेद, अच्छा बैगनी, लाल और पीला, और पीला भी होता है ना? हाँ नहीं, आपको 4 किसने पढ़ा दिया? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ऑनलाइन पढ़ा होगा आपने, देखो किसी से देखो, हमारे शरीर में बेटा 4 प्रकार का रक्त नहीं होता। रक्त होता है कितने प्रकार का? 2। एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या है? ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त। और एक कौन सा?
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, क्या हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड, एक तो ऑक्सीजन युक्त रक्त और एक ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त। ठीक है बेटा, कालू इधर देख, क्या चला रहा है? मोबाइल चला रहा है क्या उधर? क्या कर रहा है तुम? किसको फोटो सेंड कर रहा है? किसको किसको? अरे भूखे मर जाओगे बेटा, भूखे कोई नहीं है जो तुमको खाना दे दे। ठीक है, देखो यहाँ मेरे बच्चे, मेरे बाबू, समझ में आ रहा है? पीछे बोलो भारत माता की। समझ में आ रहा है? देखो, ऑक्सीजन जिसमें है वो ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन नहीं है इसमें कार्बन, भाई जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अरे हाँ या ना? तो जिसमें ऑक्सीजन है उसे बोलेंगे Hb+O2, मतलब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन हमारे रक्त में कहा किसके पास होती है? हीमोग्लोबिन के पास। किसके पास बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? नए हो तुम, क्या नाम है गुड़िया? ऋचा। ऋचा, हमारे शरीर में जो रक्त होता है ना बेटा ऋचा, उसमें हीमोग्लोबिन होता है ऋचा। ठीक है ऋचा? और ऋचा एक बात ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन से हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन वो मिलती है, तब बनता है HbO2, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अरे हाँ या ना? लेकिन डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो हमारे हीमोग्लोबिन में क्या मिलती है, जिसे हम क्या देंगे नाम? HbCO2। इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है मेरे बच्चे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये कार्बोक्सी। यस और नो? समझ में आ गया? इससे दम घुटता है और इंसान की मौत हो जाती है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है जैसे कि आप अभी गर्मियों के दिन आ रहे हैं, तो ये सड़क है, यहां से तुम गाड़ी पर बैठ के जा रहे हो एकदम, ठीक है, तो यहाँ जंगल है, जंगल में क्या लगी है? भयानक आग। जंगल में क्या लगी है? फिल्म नहीं लगी है, जंगल में फिल्म नहीं, आग लगती है ना जंगल में। तो इसका जो धुआं है, स्मोक, ये आ रहा है यहाँ रोड पे, दोनों तरफ आग लगी है। अब आप कई बार जल्दबाजी में क्या करते हो? गाड़ी अंदर डाल देते हो। अब भाई भयानक आग लगी तो धुआं रोड, आपने सोचा यार निकाल लेंगे, लेकिन आप जैसे भयंकर घटनाएं होती है इंडिया में ऐसे मौत की, और कई बार आपके साथ ही घटना बन चुकी होगी, बनी है किसी के साथ कि सड़क के किनारे पर आग जल रही है और आपने गाड़ी डाल दी, धुआं आ गया मुंह के सामने। किसके साथ हुआ है ऐसा? हुआ, मेरे साथ हो चुका है, कई बार हो चुका है, बहुत घटनाएं होती है। एक बार हमारे यहाँ भैया थे, नाक टूट गई थी, लटक गई थी ऐसी, यहाँ गिर गए थे वो, ऐसी स्थिति में, क्योंकि सामने कुछ नहीं दिखता। तो ऐसी स्थिति में जब भी सड़क के दोनों साइड में आग लगी, कभी गाड़ी मत डालो, गाड़ी पलटा कर बहुत दूर खड़े हो जाओ, कभी गाड़ी मत डालना ऐसी स्थिति में, क्योंकि गाड़ी अपन देखते हैं डाल दी, दिखना बंद हो जाता है, और फिर उसी स्थिति में आपका दम घुटने लगता है, सांस, भाई 1 मिनट से ज्यादा सांस रोक नहीं रह सकते, 2 मिनट से दिखेगा ही नहीं, गाड़ी कहाँ चलाओगे, सांस लेते भी नहीं, मतलब दम घुटता है, इंसान मर जाता है, गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं कुछ लोग, आग में कूद जाते हैं कुछ लोग, बहुत बुरी स्थिति बनती। ठीक है, तो ऑक्सी हीमो, तो ऐसी स्थिति में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जिससे आपके दम घुटने से इंसान की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है भैया जी। चलिए अब आगे चलते, अब हम पढ़ेंगे रक्त। क्या पढ़ेंगे भाई? के संगठक, द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, मतलब रक्त में कौन कौन सी चीजें होती हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, पापा की परी और मम्मी का मगरमच्छ। अच्छा आपको पता है, जिंदगी में कल मुझे मेरी असली जन्म तारीख पता चली। हाँ, तो जन्म तारीख तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन उसमें बचपन का नाम रोहित नहीं मिला, नाम मिला यशवंत।
कितना प्यारा नाम यार, कितना प्यारा नाम, बताओ। तो मेरी मम्मी ने बोला जब पंडित जी ने यशवंत मेरा नाम रख, कितना यशवंत सिंह ठाकुर, लग रहा है कि मम्मी ने मेरा नाम कितना गंदा, रोहित। मम्मी बोलती उस समय एक बहुत अच्छा नाटक चल रहा था, राजा हरिश्चंद्र का लड़का था रोहित। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़ा चढ़ा के उनको बता रहे थे, दानी थे बहुत बड़े, उनका लड़का था, बहुत प्यारा दिख रहा था, सुंदर, तू भी उतना ही सुंदर था, तो तेरा नाम रोहित। अरे मगर रोहित कोई नाम होता है? अरे ये था नाम यशवंत सिंह ठाकुर है। तो रक्त के संगठन सुनो, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भाई प्लाज्मा, रक्त में एक क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है। और दूसरा हिस्सा होता है रक्त कोशिकाएं। कौन सा हिस्सा होता है बेटा? ये कौन गया बाहर भाई? है? अच्छा ठीक है, बाबूजी गई। नहीं तो लड़के लोग बहुत जाते हैं ना बाबा सीर की दुकान। प्लाज्मा, रक्त के कितने भाग होते हैं? दो, एक प्लाज्मा और एक रक्त कोशिका। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तीन। देखो बेटा इसको इंग्लिश में, यार इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कुछ नहीं होता। ब्लड सेल्स बोल सकते हो यार, इतना तो इंग्लिश तुमको भी आती होगी, ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं, ठीक है। रक्त कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। एक प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। एक क्या होता है? प्लाज्मा। सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा? अरे हाँ या ना, प्लाज्मा, ठीक है। अब यहां पर एक बात सुन, ये क्या है प्लाज्मा? ये रक्त का एक ऐसा भाग होता है जिसका परसेंटेज वैल्यू होता है 55%, लेकिन तो बचा हुआ 45 कौन होगा? तो रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट होती है? बोलो ना, बोलती क्यों नहीं हो? फिल्म चल रही है क्या? यहाँ पे प्रवचन चल रहा है, बोलना है बेटा, सिलेक्शन लेना है, बहुत कठिन होता है सिलेक्शन लेना। 55, ये कैसा भाग है? कैसा भाग है? तरल। 55% क्या होता है? प्लस। इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला। कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला। अच्छा हल्का पीला इसका रंग क्यों होता है बताओ? इसका हल्का पीला रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है बिलीरूबिन। क्या पाया जाता है? बिलीरूबिन। अब बेटा बिलीरूबिन क्या होता है? मैंने डेमो क्लास पाचन तंत्र में पढ़ा चुका हूं। हमारे शरीर में जब रक्त कोशिकाएं प्लीहा के पास जाके मरती हैं तो हीमोग्लोबिन टूट के रंग बना देता है पीला, जिसे हम बोलते हैं बिलीरूबिन, ठीक है। तो आपसे पूछे सर बिलीरूबिन का निर्माण कौन करता है? यकृत, या हम क्या कह सकते हैं? प्लीहा। प्लीहा, क्योंकि प्लीहा यकृत का ही हिस्सा होता है। तो बिलीरूबिन का निर्माण कौन करता है? यकृत या प्लीहा। यकृत या प्लीहा, ठीक है। हल्का पीला रंग होता है। एक बात और सुनिए, यकृत एक और यौगिक बनाती है जिसको हम बोलते हैं बिलीवर्डिन। क्या बोलते हैं? बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन, इसका रंग कैसा होता है? हरा। तो आपसे पूछे हल्का पीला किसका रंग होता है? बिलीरूबिन। बिलीवर्डिन का रंग कैसा होता है? बिलीवर्डिन का रंग हरा। ये दोनों ही कौन बनाती है? यकृत। ये दोनों ही कौन बनाती है बेटा? यकृत। ये दोनों ही कौन बनाती है? बिलीरूबिन का रंग कैसा? पीला। बिलीवर्डिन का रंग हरा। बिलीरूबिन मैंने बताया था ना, जब यकृत रुधिर से बिलीरूबिन लेना बंद कर दे तो व्यक्ति को कौन सा रोग होता है? पीलिया। कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है बेटा? अरे हाँ के नहीं? नहीं आ रही बात समझ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बिलीरूबिन और बिलीवर्डिन दोनों कौन बनाता है? यकृत बनाता है, ठीक है। प्लाज्मा पढ़ रहे हैं, चलिए प्लाज्मा, यकृत पे चला जाता हूं मैं, वापस आते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा पढ़ रहे हैं, आपसे पूछे सर प्लाज्मा जो होता है, मान लीजिए प्लाज्मा को 100%, प्लाज्मा कितने परसेंट है? 100% है। मान लीजिए भाई रक्त में तो प्लाज्मा 55% है, लेकिन इस 55% को अगर हम 100% मान लें तो इस 100% में पानी कितने परसेंट होता है? तो आप बताना 90%। प्लाज्मा में 90% क्या होता है? पानी। सर और क्या होता है? और होता है प्रोटीन। कितने परसेंट? 7%। इसके बाद ग्लूकोज होता है, कितने परसेंट? 1%, ठीक है। बचा हुआ जो 2% होता है, इसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, क्लोरीन होता है और बाकी के अन्य खनिज लवण होते हैं, ठीक है। बचे हुए 2%, 0.0% करके। तो आपको बस दो चीजें याद रखना है कि प्लाज्मा में 90% पानी और 7% प्रोटीन।
प्लाज्मा में 90% पानी और 7% प्रोटीन। प्लाज्मा रक्त का कितना हिस्सा होता है? 55%। तरल होता है क्या? अरे हाँ या ना? बहुत तेज, शाबाश, मजा आ गया। अब यहां पर कुछ चीजों को और समझिए, ध्यान रखना। प्लाज्मा के अंदर कुछ चीजें होती, जैसे हम बात करें थ्राम्बिन। थ्राम्बिन क्या है सर? थ्राम्बिन एक प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। थ्राम्बिन के बाद एक और होता है फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन क्या है सर? ये भी क्या है? एक प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और क्या होता है सर? फिब्रिन। क्या होता है? फिब्रिन। ठीक है, ये क्या करता है? ये भी रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और क्या होता है सर? ग्लोब्यूलिन। ये भी क्या है? एक प्रोटीन जो प्रतिजन का निर्माण करता है। प्रतिजन, प्रतिजन क्या? WBC में पाया जाता है प्रतिजन, एंटीबॉडी। ठीक है, हाँ, प्रतिजन होता है। ये ग्लोब्यूलिन क्या है? एक प्रोटीन है। तो ये भी किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा। ये किसमें पाया जाता है? अरे ये किसमें पाया जाता है? अब सुनिए, एक होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन, एल्बुमिन, ये भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। हमारे शरीर में खनिज पदार्थ होते हैं ना, खनिज, और जो आयन होते हैं, आयन, इनकी मात्रा को संतुलित करता है। कौन करता है? एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करता है बेटा? खनिज और आयन की मात्रा को संतुलित करता है। हाँ, प्रतिजन। ग्लोब्यूलिन क्या है? प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन क्या है? प्रोटीन। ये क्या करता है? ये प्रतिजन का निर्माण करता है। फाइब्रोनोजन रक्त का थक्का, फिब्रिन रक्त का थक्का, थ्राम्बिन रक्त का थक्का, और ये सब के सब क्या है? प्रोटीन, जो किसके अंदर पाए जाते हैं? प्लाज्मा। जो किसके अंदर पाए जाते हैं? जो किसके अंदर पाए जाते हैं? प्लाज्मा। अब अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो आगे की कहानी में हम पढ़ने वाले हैं क्या मेरे भाई? रक्त कोशिका। रक्त कोशिकाओं में क्या है? पहले आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, इसके बाद कितना टाइम? चलो बहुत बढ़िया। क्या? एल्यूमिन अंडे में पाया जाता है ना, तो अंडा खाओगे, ये प्रोटीन कहां चला जाएगा? प्लाज्मा के पास। प्लाज्मा में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मा शरीर में प्लाज्मा के पास रहता है, और स्रोत क्या है इसे खाने का? अंडा, है कि नहीं? चल बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चे। यार तुम इतने समझदार कैसे हो गए बेटा? इतने समझदार कैसे हो गए बेटा? जवाब दो। सबको बोलना था यार ये तो। रेड ब्लड सेल्स, इसका पूरा नाम क्या है? इसको हम और किस नाम से जानते हैं? एंथ्रोसाइट्स। एंथ्रोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स। ठीक, एंथ्रो या एरिथ्रो का मतलब क्या होता है? लाल, और साइट का मतलब कोशिका। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इनका मतलब भी क्या होता है? रेड ब्लड सेल, या हिंदी में लाल रक्त कोशिका, या लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त का। भाई देखो यार, कितने प्यार से एक एक चीजें पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज पढ़ा रहा हूं। कौन पढ़ाएगा रे तुम्हें मेरे जैसा? मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे बेटा। उससे पहले आप नौकरी लग जाना। सुनो ध्यान से, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सुनो, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ल्यूवेनहॉक। आपसे पूछे मेरे भाई कि इसकी खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी क्या की थी? खोज। सर इसका जन्म कहां होता है? अभी बताया ना मैंने, कहां होता है? अस्थि मज्जा, हड्डियों के अंदर, बोन मैरो। बोन मैरो, अस्थि मज्जा के अंदर क्या होता है? इसका निर्माण होता है। ठीक है, सुनो ध्यान से। जो बिच्छू देखा है? बिच्छू, बिच्छू देखा है? बिच्छू, जो मादा बिच्छू होती है, मतलब फीमेल, वो जब अपने बच्चे को जन्म देती है, क्या कर रहे हो तुम लोग मोबाइल में? ओए क्या कर रहे हो?
तुझसे बोल रहा हूँ निखिल, क्या कर रहा है? रख ले मोबाइल, रख ले बेटा, रखो जो। हाँ, जो बिच्छू होता है ना, वो बिच्छू की माँ जब बिच्छू को जन्म देती है, तो बिच्छू के जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे उस बिच्छू की माँ की पीठ पर बैठते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कुतिया, कुतिया जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो पिल्ले होते छोटे छोटे, वो पिल्लों की आंख बंद रहती है। मुझे बहुत पसंद है वो छोटे छोटे बच्चे पिल्ले। मैं बचपन में था ना, तो हमारे यहाँ एक कुतिया थी, तो वो जब जनती थी तो उसके बच्चे 4 बच्चे आए, 5 बच्चे आए, 3 आए, तो उसके छोटे छोटे बच्चे होते, एक सफेद, एक काला, एक कबरा, सबको ऐसे उठा के ऐसे, उनकी आंख नहीं खुली, मैं भगता था तो वो कुतिया मेरे पीछे पीछे बहुत कितने प्यारे होते हैं। तो वो सुनो, वो कुतिया पूरे गांव भर से घूम के आती और अपने बच्चों के पास बैठती, तो वो बच्चे अपनी माँ का दूध पीते थे। जंतु जगत में, स्तनधारी जीवों में, हम हो या जो भी जंतु हैं, वो सब अपनी माँ का दूध पीते हैं। बिच्छू प्रणाली में ऐसा नहीं, बिच्छू में जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के बोन मेरो को खाते हैं। तो बिच्छू के बच्चे अपनी माँ की पीठ पर बैठते हैं और उसकी पीठ की इस बोन मेरो को खाते हैं, और ऐसे खा खा के उसकी बोन मेरो को बड़े होते हैं। और बिच्छू की जो माँ होती, दुनिया में देखो माँ का कितना प्यारा रूप यार। बिच्छू की माँ अपने शरीर की इस बोन मेरो को पूरा अपने बच्चों को दे देती है और स्वयं मर जाती है। अपनी माँ की मौत का कारण बनते हैं बिच्छू, समझ रहे हो कि नहीं? कितने भयंकर जहरीले होते हैं। जो पूंछ होती है ना, उसकी पूंछ देखना, वो पूंछ में डंक होता है, उसको मार देते हैं, इंसान खत्म हो जाता है। बहुत खतरनाक जहर होता है बिच्छू। तो बिच्छू के जो बच्चे होते हैं ना, वो बिच्छू की माँ अपनी बोन मेरो को अपने बच्चों को दे देती है और खुद मर जाती। कितने भयानक मौत होती है उसकी माँ की, है कि नहीं? लेकिन वो माँ उसकी हंसते हंसते मरती है। वो चाहे तो नहीं अपने बच्चों को खाने दे, लेकिन वो मर जाती है। हाँ, तो कितना प्यारा रिलेशन होता है एक माँ और एक बच्चे का। और आपको एक बात और बताऊं, जो महिला होती है ना, जैसे हमारी माँ, जब हम अपनी माँ के शरीर में होते हैं, तो हमारी माँ को अगर किसी सेल्स की चोट पहुंची है, तो बच्चा, मतलब हम अपनी सेल्स भेज के माँ की सेल्स की मरम्मत करते हैं। अब सेल्स का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब कोशिका। या हमें चोट लगती तो, मतलब कितना प्यारा कनेक्शन माँ और बच्चे का, कितना प्यारा, कितना, मतलब समझ रहे हो कि नहीं? दुनिया का सबसे अगर घनिष्ठ कोई रिश्ता है तो वो माँ और उसके बच्चे का, या बेटी हो या बेटा। अभी फिलहाल हाल ही में एक न्यूज चल रही है, कौन सी? आईआईटी बाबा, आईआईटी बाबा, ये नालायक काय का बाबा है रे भाई तू? यार तू अपनी माँ को गलत बोल रहा है, अपने पिताजी को गलत बोल रहा है, तो भाई तू काय का बाबा? माना कि तुझ में बहुत सारा ज्ञान है, तू आईआईटी करके आया है बॉम्बे से, और तूने 36 लाख का पैकेज था, तेरे पास सब कुछ था। भाई जो अपने माँ बाप को सम्मान ना दे सके, यार आप उसको जानते हो, हिरण्यकश्यप होली पे दहन करते हैं, उसके बेटे का नाम क्या था? प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने कितना तकलीफ दिया प्रहलाद को, आग में फेंक देना, उसको मारने के 100 षड्यंत्र रचे, लेकिन जब जब प्रहलाद अपने पिता के सामने आए, प्रहलाद ने पितृधर्म निभाया, या जो अपना धर्म होता है बेटे का धर्म निभाया, और अपने पिता को हमेशा नमस्कार किया झुक के, लेकिन उसके बाप ने फिर भी उसके ऊपर अत्याचार किए। लेकिन प्रहलाद से सीखो कि बेटा हो तो ऐसा हो। ये देखो, इसके पापा ने इसके नाम पे 1 करोड़ की एफडी करवाई, दुनिया भर में पढ़ाया, आईआईटी कराई, विदेश भेज दिया, और तू सब छोड़ छाड़ के बाबा बन गया। वहां तक ठीक है, नॉलेज अच्छी बात है यार, लेकिन यार तू अपने माँ बाप को तो मत लेकर आ समाज के सामने, उनने जन्म दिया भाई तेरे को, हाँ कि नहीं? तो सभी बाबा अच्छे नहीं होते। चलिए, अब अपन दे दिया, मैंने ज्ञान दे दिया, मैंने दे दिया ज्ञान। अब देखिए, ये बिच्छू हो गया। अब देखिए जन्म कहां होता है? आरबीसी का इस अस्थि मज्जा में, हाँ या ना? बोन मेरो में। आरबीसी कहां बनती है? बोन मेरो, हड्डियों के अंदर। सबसे बड़ी हड्डी फीमर। अब किसी किसी के शरीर में आरबीसी ही नहीं बनती, अस्थि मज्जा कमजोर होता है तो आरबीसी बनती नहीं, मतलब रक्त ही नहीं बनता। अरे समझो बात को, क्या तो लेवल दे रहा हूं यार मैं।
ऐसी बीमारी को कहते हैं थैलेसीमिया। क्या कहते हैं? ऐसे लोग जिनके शरीर में आरबीसी नहीं बनती, उन्हें कौन सी बीमारी होती है? आरबीसी का ना बनना थैलेसीमिया। हाँ, रक्त के थक्के का ना जमना हीमोफीलिया। कौन सा रोग होता है? आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि में। लेकिन मेरे बच्चे एक बात सुनो, जो आरबीसी होती है, इनमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते। लाइसोसोम तो आपको पढ़ा चुका हूं कि लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जो जिनका पीएच वैल्यू 3 से 4 होता है, जो अपनी ही कोशिका को मार देते हैं, फट जाते हैं। सुसाइडल वेग कहते हैं, परमाणु बम, एटम बम इन्हें कहते हैं। तो आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होंगे तो आरबीसी खुद नहीं मर पाती, इसलिए ये मरने के लिए कहां जाती है? प्लीहा के पास। किसके पास? प्लीहा को हम क्या बोलते हैं? स्प्लीन। और यहां जाकर डेड होती है। यहां जाकर क्या होती है? यहां जाकर मरती है। कौन? आरबीसी। ठीक है, मरती है, ठीक है। लेकिन जिस समय शरीर को आरबीसी की आवश्यकता पड़ती है, तो कितनी प्यारी चीज बता रहा हूं, जिस समय शरीर को आरबीसी की जरूरत पड़े या आरबीसी कम हो जाए, तो प्लीहा आरबीसी को बना भी देता है। हाँ या ना? बना भी देता है, मारता ही नहीं है, बना भी देता है, जरूरतों की पूर्ति करता है। इसीलिए तो कहते हैं आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं? प्लीहा। क्योंकि आरबीसी प्लीहा के पास जाके मरती है। प्लीहा कहां? स्प्लीन, यकृत का एक हिस्सा। बनाई दूं नहीं, तुम बोलोगे भैया चित्र नहीं दिखा रहा है। ये पेट है और पेट के जस्ट सामने यकृत, और यकृत का ये हिस्सा क्या कहलाता है? प्लीहा। लेकिन ब्लड बैंक भी किसे कहते हैं? क्योंकि ये आरबीसी को पुनः बना भी सकता है। अरे हाँ कि नहीं? ये आरबीसी को पुनः निर्माण कर सकता है प्लीहा, इसीलिए इसे ब्लड बैंक कहते हैं। और यहां पर आरबीसी जाकर डेड होती है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? आरबीसी की कब्र। तो प्लीहा को ही आरबीसी की कब्र, और ब्लड बैंक भी किसे कहते हैं? प्लीहा। सर आप एक बात बताओ, हमारे शरीर में तुमने 2-3 चीजें बताई। आपने बताया सर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? सबसे ज्यादा कौन होती है? सबसे कम कौन होती है? सबसे कम कौन होती है? लेकिन सर इन तीनों में बड़ा आकार किसका होता है? बड़ा आकार किसका होता है? सबसे बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी, और सबसे छोटी कौन होती है? सबसे छोटी कौन होती है? सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? आरबीसी। उसके बाद कौन? प्लेटलेट्स। और सबसे कम कौन? सबसे ज्यादा आरबीसी, सबसे कम डब्ल्यूबीसी। ठीक है, हाँ। सबसे बड़ा आकार डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी। यस और नो? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो मेरे भाई, एक बात और समझना, जो आरबीसी होती हैं, इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। इनके अंदर केंद्रक, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं। स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी, उनके अंदर केंद्रक नहीं। केवल 3 जंतु हैं ऐसे, एक ऊंट, एक लामा और एक जिराफ। इनकी आरबीसी में क्या है बेटा? क्या है? क्या है? सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी क्या है? एम्फीसेमा। एम्फीसेमा, सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीसेमा के अंदर हो। सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीसेमा। एम्फीसेमा क्या है? एक जंतु है, उभयचर वर्ग। कौन सा वर्ग? सॉरी, एम्फीसेमा बोल रहा हूं। एम्फीसेमा आरबीसी का नाम है, ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है। सबसे छोटी आरबीसी किस जंतु के अंदर होती? तो आप बताना सर, कस्तूरी हिरण। कौन सी हिरण? कस्तूरी हिरण। ठीक है, आगे आरबीसी और भी चलेगा। आरबीसी अभी आरबीसी चल रहा है 1 घंटे से, कल भी चलेगा।
परसों भी चल सकता है, ठीक है। अरे भाई देखो सिलेक्शन लेना है तो उस लेवल का पढ़ाएंगे भी, सबसे अच्छा पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। इसकी पीडी